हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हम ऑलरेडी एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जहां हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, तो भाई यहाँ पे सुनो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। मतलब जितना सोल्यूट तुम किस में डिजॉल्व करोगे भाई, कुछ लीटर वॉल्यूम में, या पर लीटर किस में भाई, पर केजी वेट में तुम अपना क्या डिजॉल्व करोगे, अपना सोल्यूट डिजॉल्व करोगे भाई, वो होती है हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जहाँ भी तुम्हें भाई ये वॉल्यूम वाली टर्म दिखेगी ना, वहीं पे तुम्हारी सारी टर्म्स कैसी हो जाएंगी, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कैसी हो जाएंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जहाँ वॉल्यूम एब्सेंट होगा वो सारी टर्म्स कैसी होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो बात आई समझ में। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी होंगी भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स मेरी होंगी जहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात करूँगी, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जहाँ वॉल्यूम नहीं होगा। जैसे देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी है मेरे पास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम एंड फॉर्मेलिटी। अब बात सुनो, यहाँ पे भाई मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है भाई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पीपीएम। जैसे हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट में से मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही भाई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में से हमारे पास मोलैलिटी वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात आई समझ में। तो अब एक बात सुनो भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन टर्म्स सारी पढ़नी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं पहली कंसंट्रेशन टर्म्स से, जो कि क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारे पास होता है एक न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में तो तुम्हें हमेशा क्या दिखेगा, तुम्हारा सोल्यूशन। क्या दिखेगा, सोल्यूशन। और तुम्हारे न्यूमरेटर में तुम्हें क्या दिखेगा भाई, तुम्हारा सोल्यूट। क्या दिखेगा, सोल्यूट। अब हम बात कर रहे हैं हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, जो कि है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कौन सी है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या होती है भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, किसका वॉल्यूम, सोल्यूट का, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लीटर्स के अंदर, और सोल्यूट का किस में लेना है भाई, मिलीलीटर्स के अंदर। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये है परसेंटेज वाली टर्म। तो ऐसे तुम्हें सारी टर्म्स पढ़नी है यहाँ पे, और फिर हम देखेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन हमने पढ़ ली टर्म, कौन सी है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कौन सी है, वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होता है भाई, वेट बाय वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं W बाय V से। किससे करते हैं, W बाय V से। और यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट। क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में लिखते हैं भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होगा भाई, ये लीटर्स के अंदर। और क्योंकि ये भी परसेंटेज वाली टर्म है तो 100 से तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वेट किस में होगा, इसका ग्राम में होगा। तो ये वाली यूनिट हमारे पास आ गई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का कंसंट्रेशन टर्म। अब ये तो मतलब बहुत नॉर्मल वाली हमारे पास टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% ऑफ सॉल्यूशन हैविंग
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। देन फाइंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, यहां पे तुम्हें वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब तुम्हें सॉल्यूट का वेट दे रखा है, तो तुम क्या मानोगे भाई, सॉल्यूट का वेट कितना है, इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम्हारा सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, तो तुम्हारा बचा हुआ जो है सॉल्वेंट कितना होगा, बताओ 80 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे समझना है तुम्हें, वेट बाय वॉल्यूम से और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ये है भाई मोलैरिटी, अच्छे से पढ़ना, एकदम अच्छे से। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पहली बात तो मोलैरिटी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके मोल्स भाई, सोल्यूट के, अपॉन में क्या है इसके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर्स के अंदर, ठीक है। ये हुई हमारी मोलैरिटी। और हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं भाई, हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एन, और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब ये बताओ भाई एन क्या होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं भाई, ये होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये निकलेंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे निकालते हैं हम मोलैरिटी को, एन बाय वी का रेशियो ये होता है। अब ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी भाई, देखो ऊपर क्या है, मोल्स, तो इसकी यूनिट हुई मोल पर लीटर वॉल्यूम, क्या हुई, मोल पर लीटर वॉल्यूम। तो जैसे अगर हमें क्वेश्चन में मोलैरिटी भी नहीं दे रखा होगा, लेकिन क्या दे रखा होगा, मान लो 0.04 मोल पर लीटर सॉल्यूशन हैविंग, ऐसे कुछ दे रखा होगा, तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझ जाना है भाई, यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है तो तुम्हें यूनिट्स भी आनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, क्या होता है, एन बाय वी का रेशियो। अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, और भाई ये टर्म भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके भाई, सोल्यूट के, किसके अंदर, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितने लीटर में, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर्स के अंदर, इक्विवेलेंट इन सोल्यूट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी में ये जो लिख रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। अब देखो तुम्हारे पास ना बहुत सारे तरीके हैं इसको पढ़ने का, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगता है, बच्चों को याद कैसे रहेगा, जैसे मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मोल्स किसके निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के, तो मॉलिक्यूल के मोल्स निकालने के लिए हम उसको डिवाइड किससे करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास से। किससे डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से। किसको डिवाइड करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट को, ठीक है। मैं इसको W से डिनोट करती हूँ, W अपॉन M, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास M और W है भाई वेट ऑफ सोल्यूट। मोल्स निकाल रहे हैं किसके भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के, इसलिए डिवाइड किससे किया, मॉलिक्यूलर मास से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम ऐसे ही निकालेंगे, जैसे हमने मोल्स निकाले वैसे ही निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
वेट ऑफ सोल्यूट जैसा कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास लिखा क्योंकि हम यहाँ पे मोल्स निकाल रहे थे किसी मॉलिक्यूल के। अब यहाँ पे हम लिखेंगे भाई इक्विवेलेंट मास। किसके इक्विवेलेंट मास? भाई जिसका भी हम निकाल रहे हैं उसका इक्विवेलेंट मास, क्योंकि पहले यहाँ निकाल रहे थे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे मोल्स निकाल रहे थे किसी मॉलिक्यूल का, तो मोल्स से मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। अब ये जो टर्म आई है मेरे पास इक्विवेलेंट मास, ये क्या होती है भाई? इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास अपॉन में उसका एन फैक्टर। कौन सा फैक्टर? एन फैक्टर। अब बात ये है कि ये एन फैक्टर क्या होता है, तो सुनो भाई, एन फैक्टर की कहानी कुछ ऐसी है, ये एसिड के लिए, बेस के लिए और हमारे जो क्या होते हैं सॉल्ट्स, इन तीनों के लिए अलग अलग होता है। जैसे एसिड्स जो होते हैं क्या डोनेट करते हैं? एच आयन। बेस क्या डोनेट करते हैं? ओ एच आयन। और हमारे सॉल्ट्स क्या डोनेट करते हैं भाई? कैटायन भी और एनायन भी। तो जैसे मेरे पास एसिड है HCl, H2SO4, ठीक है, इन दोनों के एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। इवन H2SO4 का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो HCl क्या देगा? H प्लस Cl माइनस। H2SO4 क्या देगा? H प्लस और 2H प्लस और SO4 माइनस 2। और H2SO4 क्या भी दे सकता है? H प्लस और HSO4 माइनस। भाई ऐसे हमारा HCl टूटता है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर कोई एसिड गिवन है तो उसके एन फैक्टर के लिए तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ H आयंस कितने आते हैं। जैसे HCl के लिए एन फैक्टर कितना होगा भाई? यहाँ पे 1। यहाँ पे H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होगा? 2। यहाँ पे H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होगा? 1। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हारा एसिड कितने H आयन दे रहा है। जितने H आयन देगा उतना ही क्या होगा उसका इक्विवेलेंट मास। जैसे मानो मैं पूछूं भाई इस H2SO4 का क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, या मैं पूछूं नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो H2SO4 के लिए क्या करना है, तुम्हें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास लिखना है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए, और इक्विवेलेंट मास के लिए तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, जो कि होता है H2SO4 का 98, और इसका एन फैक्टर कितना है? 2। इससे तुम्हें क्या मिल गया भाई? ये जो तुम्हें मिला है यहाँ से, ये जो हमारे पास है ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? गिवन वेट अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट और साथ में इसका इक्विवेलेंट मास। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी गिवन होगा, x मान लो गिवन है तो x अपॉन 49, ये हो जाएगा हमारे किसी भी एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास। तो ये बात करी हमने एसिड के लिए। अब हम बात करते हैं किसी बेस के लिए। भाई सबसे बढ़िया बेस तो सब बच्चे जो जानते हैं, NaOH को हर कोई जानता है, और CaOH के होल ट्वाइस को भी सारे बच्चे जानते हैं। तो NaOH क्या होता है भाई? यहाँ से OH आयन प्लस क्या निकलता है? एक Na प्लस। यहाँ से क्या निकलता है? Ca प्लस 2 प्लस 2OH आयन। अब तुम्हें यहाँ पे क्या चेक करना है? OH कितने हैं तुम्हारे पास। जितने तुम्हारे पास OH आयन निकलते हैं भाई, वही क्या होती है यहाँ पे उनका एन फैक्टर। एसिड में H आयन और यहाँ बेस में OH आयन तुम्हें चेक करने हैं। तो यहाँ कितना हुआ OH आयन भाई? n। यहाँ पे 1 तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 1। यहाँ पे 2 तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ भाई? 2। तो ऐसे निकाला हमने एसिड का एन फैक्टर और ऐसे निकाला बेस का एन फैक्टर। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स के लिए कैसे इनके एन फैक्टर निकालेंगे। देखो सॉल्ट जैसे मानो मेरे पास है NaCl। अब NaCl में यहाँ से तो कैटायन भी मिलता है और यहाँ से भाई मुझे एनायन भी मिलता है। तो जब हम सॉल्ट की बात करेंगे ना, तो सॉल्ट में तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, या तो तुम कैटायन ले लो या तुम एनायन ले लो, पर एक ही आयन कोई सा भी लेना है। जैसे मैं बोलूँ NaCl का एन फैक्टर कितना होगा, तो NaCl का एन फैक्टर कितना होगा भाई? अगर मैं Na से देखूँ तभी भी 1, और अगर मैं Cl से देखूँ इसका एन फैक्टर तभी भी आयन कितना है? नेगेटिव तो 1 है, Cl भी 1 है, तो कितना हुआ? 1।
तो एन फैक्टर या तो कैटायन से या एनायन से चेक करना है, किसके अंदर भाई, सॉल्ट्स के अंदर। तो ये नॉर्मेलिटी की हमने बात कर ली, कहाँ पे, कैटायन में और एनायन में। क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले हमने, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इट्स एन फैक्टर, और साथ में हमने एन फैक्टर निकालना भी सीख लिया। थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा, पर एक बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं भाई फॉर्मेलिटी की बात। भाई फॉर्मेलिटी से क्वेश्चन काफ़ी कम बार पूछे जाते हैं, पर यहाँ से एक रिलेशन आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेलिटी क्या होता है, पहली बात तो हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। दूसरी बात, यहाँ पे इसको लिखते हैं नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर लेते हैं भाई, लीटर्स के अंदर इसके वॉल्यूम्स लेते हैं। अब अगली बात सुनो भाई, यहाँ पे जो टर्म आई है 4 मोल्स, ये क्या होते हैं, तो सुनो। जैसे इक्विवेलेंट मास में हम निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके इक्विवेलेंट मास से वेट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ भी भाई वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, 4 मोल से। किससे भाई, 4 मोल से डिवाइड कर देते हैं। अब ये 4 मोल्स क्या होता है, तो उसके लिए तुम ऐसे मानो भाई 4 मोल्स को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का कैसा मास भाई, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब ये कैसे होता है, तुम सुनो, इसके लिए जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, और हम इसको रिलेशन से निकालेंगे। जैसे देखो मेरे पास, मुझे पता है भाई ये है मोलैरिटी, क्या होती है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे भाई ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये कैसा है, थ्योरेटिकल है, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हुआ भाई थ्योरेटिकल। अब ये बात हुई मोलैरिटी की। अब हम बात करते हैं 4 मोल्स की, फॉर्मूला मास की। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, इसको गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कौन सा वाला भाई, ऑब्जर्व्ड वाला, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। भाई यहाँ पे मैं F बाय एम का रेशियो निकालती हूँ। क्या आएगा F के लिए, W अपॉन एम ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कौन सा वाला, थ्योरेटिकल, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ देखो ये कट गया, ये कट गया, ये क्या बचा, अगर मैं यहाँ से F बाय एम का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा बताओ, यहाँ से आएगा भाई मेरे पास एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। तो ये मेरे पास आया m बाय एम का रेशियो। तो ये F बाय एम के रेशियो में जो तुम्हारे पास ये टर्म आई है ना, m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं I, और ये क्या होता है, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। क्या होता है, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। और मैंने आज तक ऐसा कोई END देखा जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी बोर्ड्स में, चाहे CBSE हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी हो, जहाँ पे वॉन्ट हॉफ फैक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो ये क्या होता है, I हमारा वॉन्ट हॉफ फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। भाई क्या क्वेश्चन है, 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन बेंजीन टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो देखो भाई यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी, और क्या निकालनी है, फॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कौन सा भाई, थ्योरेटिकल वाला, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे साथ में क्या है, वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। तो यहाँ से पहले मोलैरिटी निकालते हैं। तो भाई मोलैरिटी क्या हो जाएगी, गिवन वेट कितना है देखो 2.44 ग्राम। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल कितना है भाई, थ्योरेटिकल तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5C डबल बॉन्ड OH। जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो आता है 122। कैसे आता है, कार्बन 7 84, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 2 मतलब 32। यहाँ से आया भाई 122। तो ये 122 हो गया थ्योरेटिकल। अब देखो वॉल्यूम कितना है 500, किस में गिवन है, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। देखो क्या हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पे ये हो गया मेरे पास अपॉन में 100 और ये भी कट हो गया भाई 2 टाइम्स। तो मेरे पास मोलैरिटी कितनी आएगी, 0.04। ये तो आई मेरे पास क्या भाई, मोलैरिटी। अब यहाँ से हम निकालते हैं इसका क्या, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई आई फैक्टर। हमें ये पता है, बस हमें ये निकालना है। और आई क्या होता है बताओ, एम मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, कौन सा वाला, ऑब्जर्व्ड अपॉन, सॉरी थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। मॉलिक्यूलर मास कौन सा भाई, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। तो अब तुम्हें जो पता है पहले वो लिख लेते हैं, 0.04। अब हमने अभी अभी क्या लिखा है भाई, यहाँ पे थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास हमें पता है जो कि कितना आया हमारे पास 122। तो इसको तो हम लिख लेते हैं भाई, ये हुआ 122। अब बचा है बस एम ऑब्जर्व्ड। तो ये देखो कितना आएगा, यहाँ से एम ऑब्जर्व्ड हमारे पास आएगा, बेंजोइक एसिड हमारे पास गिवन है, इसको हमने क्या किया, डिसॉल्व किया बेंजीन में। तो जब बेंजोइक एसिड को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से डाइमर की फॉर्मेशन होती है। डाइमर की फॉर्मेशन हुई, इसका मतलब भाई ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किससे डबल हो जाएगा भाई, यहाँ पे जितना हमें क्या गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ये उसका डबल हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हमें कितना मास गिवन है, 2.44 गिवन है। तो इस बार यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 2.44। कितनी हो जाएगी भाई, 2.44। और अब यहाँ पे क्योंकि ये डबल हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड का डाइमर बन गया। अब डाइमर बन गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी हमारा गिवन था इसका मास 2.44, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2.44 का डबल 4.88। अब इसको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे आ जाएंगी 2 zeros, यहाँ भी आ जाएगी भाई, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये बच्चा 122 से 488 कितनी बार जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 to the 8 and 12 4 the 48, ठीक है। और ये भी हमारे पास कट हो गया, इसका मतलब भाई यहाँ से फॉर्मेलिटी हमारे पास आई 1। तो ऐसे हमने देखा फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं जो कि है ppm। यहाँ W/V एंड V/V दोनों की हम बात करते हैं। भाई वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट जैसे पहले कर रहे थे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होगा, अगर मिलीलीटर में दिया हुआ होगा तो 1000 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भाई ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन के लिए भाई यहाँ पे बस इतनी सी बात अलग है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 to the power 6 से। वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी यहाँ बस डिफरेंस कितना होगा, यहाँ सोल्यूट का यहाँ
क्या दिया होगा सॉल्यूट का वॉल्यूम, यहाँ सॉल्यूट का क्या गिवन है वेट, बस ये ही डिफरेंस है। और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ से, और ये आई हमारे पास ppm की वैल्यूज। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं जो है परसेंटेज वेट बाय वेट। भाई परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या डिफरेंस है, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले डिनोमिनेटर की बात करते हैं। जैसे अभी तक हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, अब क्या लेंगे भाई, हम यहाँ पे लेंगे वेट, किसका लेंगे वेट सॉल्यूशन का। और किस में लेंगे भाई, अगर केजी में दिया हुआ होगा तो ठीक है, अगर ग्राम में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा भाई वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये मतलब होता है परसेंटेज W/W का। अगर गिवन है कि X परसेंटेज W/W इज गिवन इन कंपाउंड, तुम्हें क्या मानना है भाई, X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन 100,000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब होता है परसेंटेज W/W का। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। भाई ये मोल फ्रैक्शन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, और हम इसको क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे जैसे मानो मेरे पास कितने सॉल्यूशन है, 2 या 3 सॉल्यूशन है, एक है ए, एक है बी और एक है भाई सी। तो यहाँ ये एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी। तो जैसे मैं बोलूँ भाई मोल फ्रैक्शन निकालो इस ए वाले सॉल्यूशन का, कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पे एक्स ए होता है मोल्स ऑफ ए, अभी हमने मोल्स निकालने सीख लिए, अपॉन में भाई टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स किसके, जितने भी सॉल्यूशन गिवन है Na प्लस Nb प्लस Nc। जैसे मैं बोलूँ भाई बी वाले सॉल्यूशन के मोल्स निकालो, क्या हो जाएंगे Nb अपॉन टोटल मोल्स किस किस के, Na प्लस Nb प्लस Nc। और XC के कैसे निकालोगे, बिल्कुल ऐसे ही Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ऐसे निकालते हैं हम क्या, मोल फ्रैक्शन। अब एक और बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मोल फ्रैक्शन में जितने भी सॉल्यूशन तुम्हारे पास गिवन हो सबका टोटल कितना होता है 1। जैसे Na प्लस Nb प्लस जैसे XA प्लस XB प्लस XC, या इन्फाइनाइट में कर दूँ, ये कितना आएगा हमेशा, ये आएगा हमेशा 1। हर एक का मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आता है भाई, इनका टोटल मोल फ्रैक्शन आता है 1। और ये बात हमेशा एप्लीकेबल है, तीनों का जितने भी सब्सटेंस गिवन है सबका मोल फ्रैक्शन आएगा 1। ये बात हो गई मोल फ्रैक्शन वाली कंसंट्रेशन टर्म की। अब हम पढ़ते हैं भाई लास्ट एंड फाइनल कंसंट्रेशन टर्म जो कि है मोलालिटी। भाई मोलालिटी क्या होती है, सुनो क्या होती है भाई, ये इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर तो देखो कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में लिखेंगे भाई इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में दिया होगा वेट, अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर केजी में है तो बढ़िया बात है। तो ये हुई हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। तो ऐसे आज हमने 9 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी। तो यहाँ से भाई कुछ है टेम्परेचर डिपेंडेंट और कुछ है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे वेपर प्रेशर की। तब तक के लिए क्या करना है, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते रहना है और साथ में हंसते रहना है। थैंक यू।